सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनया। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दैट इज 6th of April to 12th of April. So moving on to the first news that is Justice Kurian Joseph committee related to GST. अब इसका क्या मतलब है, इस न्यूज पर हम पहले बात कर लेते हैं कि ये कमेटी जो है इट इज रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशनशिप्स, ठीक है। और इसकी जो है फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और इसको अपॉइंट किसने किया था, इट इज अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट, ठीक है। अब इन्होंने जो फोकस किया वो इन्होंने कहा, जो कुरियन है ये कौन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इन्होंने कहा कि देयर इज अ नीड टू हैव जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 का क्या मतलब है, दैट इज कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है, हमारे जो जीएसटी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको दोबारा से क्या करने की जरूरत है, रीफ्रेम करने की जरूरत है। द रीजन बीइंग वो कह रहे हैं क्योंकि जो हमारी स्टेट्स है ना उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी छीनी जा रही है और सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं, यानी सेंटर के पास पावर्स भी ज्यादा है प्लस उनके पास जो टैक्सेस आ रहे हैं वो भी ज्यादा है। इस हिसाब से सेंटर का जो पावर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। तो इसी रीजंस के चलते उन्होंने कहा है कि वी नीड टू रीफ्रेम दिस जीएसटी एंड जीएसटी 2.0 करके लाना चाहिए, जहां पर हम जो सेंटर को जो फेवर दे रहे हैं उसको कम करके हमें स्टेट्स को फिजिकल इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, ठीक है। बेसिक बेसिक यही बात बोली थी। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस आपको नाम बताना चाहिए कौन अपॉइंट किए गए थे, कुरियन जोसेफ जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट जीएसटी। जीएसटी कब लॉन्च हुआ था, 1 जुलाई 2017। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, इंट्रोड्यूस्ड एज 122 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये आपको सारे याद रखने हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि कौन सा संविधान में संशोधन हुआ 101, ठीक है। बिल कौन सा आया 122, ठीक है। उसके बाद मेन एम क्या था, वी हैव टू मेक वन नेशन वन टैक्स। आपको पता है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके हमने क्या बना दिया, एक जीएसटी बना दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है, कंजप्शन पे लगता है और डेस्टिनेशन बेस्ड है। अभी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी तब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जीएसटी काउंसिल फॉर्म होती है जिसको चेयर करती है हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 279A। अगेन इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेट जिसने जीएसटी बिल लाया था वो था असम, ठीक है। ये जो है वो डुअल मॉडल पे चलता है, यानी सेंटर ऑफ स्टेट्स प्लस यूटी। अच्छा, हमने किसका मॉडल अडॉप्ट किया है ये आपको बताना है, कौन सी हमने कंट्री का मॉडल अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। और अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो ये अभी सितंबर 2025 की न्यूज है, मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रॉम 5 स्लैब्स इट हैज रिड्यूस्ड टू only 3 slabs, that is 5% for essential goods, 18% for standard goods and 40% for syntax या फिर luxury। syntax क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी लिकर या फिर सिगरेट्स वगैरह करते देखते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो 40% और जो लग्जरी आइटम्स है उसके ऊपर 40%, एसेंशियल्स पे 5% और बाकी जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उनके ऊपर 18%। इसके बाद अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें तो एक्सक्लूजन में बेसिकली पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, ये सब चीजें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये सारी चीजें क्या है हमारे जीएसटी के दायरे से बाहर आती हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, जीएसटी काउंसिल फेडरल बॉडी है जहां पर हर स्टेट का 2/3 वोटिंग पावर है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो जैसे मैं आपसे पूछी थी कि हमने ये जो डुअल जीएसटी मॉडल है ये हमने किससे बोरो किया है, ये हमने कनाडा से बोरो किया और सबसे पहला कंट्री जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था वो था हमारा फ्रांस। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट किया था वो है फ्रांस। तो ये सारे आपके स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आपको जीएसटी के बारे में याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में क्या होते हैं, हमारे जो चेयर करते हैं इसको कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स कौन है इसके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स रहते हैं वो सब, ठीक है। अब इसमें डिवाइड होता है, टोटल 100% वोट्स होते हैं जिसमें से 2/3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के वोट्स रहते हैं और 1/3 जो है वो हमारे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसका वोटिंग में पावर रहता है। तो फॉर मेजोरिटी के लिए हमें 75% या फिर 3/4 आप जिसको कह सकते हैं मेजोरिटी चाहिए होती है कोई भी डिसीजन को एग्री करने के लिए, ठीक है। और फिर इसका लोकेशन कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, यानी जीएसटी काउंसिल कहाँ पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन अब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें थे वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटर जीएसटी या स्टेट जीएसटी क्या होता है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी गुड परचेज किया है, ठीक है, मान लीजिए मेरठ से मेरठ के अंदर ही कोई चीज बनी है और परचेज की गई है, ठीक है। तो आपने देखा होगा या जब भी आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप कुछ खाना खाते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है वी हैव सीजीएसटी
SGST, स्टेट और सेंटर का। अब मान लीजिए 18% है जीएसटी, तो उसका हाफ हाफ जाता है, यानी 9% जाएगा सेंटर को और 9% जाएगा स्टेट को, अगर वो विद इन द सेम स्टेट की बात है। अगर कोई दो गुड्स हैं वो बिटवीन द टू स्टेट्स गए हैं, ठीक है, तो अगर वो दो स्टेट्स के बीच में, यानी कि ये हो गया इंट्रा स्टेट और ये हो गया इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, से टीवी था, दिल्ली से मेरठ में गया, तो जहां पर कंजप्शन हो रही है, हमने बोला था ना कंजप्शन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स है, तो डेस्टिनेशन क्या है, मेरठ जा रहा है, कंजप्शन कहां पर हो रही है, मेरठ में हो रही है, तो इसका मतलब आईजीएसटी जो है, यानी कि जो 18% टैक्स है, वो यहाँ पर किसके पास जाएगा, जो कंजप्शन स्टेट है, यानी मेरठ जो है वो 18% जीएसटी कलेक्ट होगा, मतलब बेसिकली सेंटर कलेक्ट करेगी और फिर वो किसको दे देगी, जो कंजप्शन स्टेट है उसको दे देगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें कलेक्ट कौन करता है, सेंटर ही करता है, सेंटर दोनों में डिवाइड कर देता है। एसजीएसटी मतलब किसी भी प्रोडक्ट में अगर विद इन द सेम स्टेट है, तो सेंटर के पास जो शेयर जाता है उसे हम सीजीएसटी कहते हैं, जो स्टेट के पास जाएगा वो एसजीएसटी है, और जो विद इन यानी बिटवीन द टू स्टेट्स है, उसमें जो होगा वो कंजप्शन जहां पर हो रहा है उसको क्या मिलेगा, उसको वो टैक्स मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज मार्क 11 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, आपने पढ़ा ही होगा। क्या है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट्स जो है, ठीक है, स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम होता है, राइट। तो जो माइक्रो यूनिट्स है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो माइक्रो लेवल पे वर्क कर रही हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, उनको फाइनेंस देना है। तो ये कैसी एजेंसी है, रीफाइनेंस है। रीफाइनेंस मतलब ये डायरेक्टली लोगों को पैसा नहीं देती, ये बैंक्स को देती है, और फिर बैंक्स आगे क्या करते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनको नीड होती है उनको देते हैं, विदाउट कोलेटरल, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कोलेटरल लोन देते हैं, ठीक है। इसी का ही एक मुद्रा बैंक भी है, ठीक है, जो कि किसके अंडर आता है, हमारे सिडबी के अंदर आता है। ओके, सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन, ये स्कीम कब आई थी, 8 अप्रैल 2015 को। तो इसलिए आज अब 2026 में इसके कितने इयर्स कंप्लीट हो गए, 11 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसमें अगर हम कैटेगरीज की बात करें, तो जो हमारी माइक्रो यूनिट्स है ना, उनको डिवाइड किया गया है शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस में। तो शिशु है तो 50,000, ठीक है, किशोर है तो 5 लाख तक जो लेंगे, तरुण में जो 10 लाख तक का है, और तरुण प्लस में अगर आप सारे लोन्स टाइमली रीपे कर देते हैं, तो उनको फिर हम जो लोन देते हैं वो होता है तरुण प्लस कैटेगरी का, दैट इज 20 लाख का। यानी कि हम जो लोन दे रहे हैं, हमने उस लोन को कैटेगराइज कर दिया इन द डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा तो आप शिशु कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप टाइमली रीपे करते हैं तो ही आपको तरुण प्लस की कैटेगरी यानी 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद करने की टेक्निक वैसे तो आपको पता होगा, शिशु होते हैं, फिर हम किशोर होते हैं, मतलब अवस्था के ऊपर है, राइट, और तरुण हो जाते हैं। बट अगर ऐसे ना याद रहे तो संस्कृत को हम शॉर्ट में क्या लिखते थे, SKT, राइट, संस्कृत SKT। तो शिशु, किशोर एंड तरुण, और फिर उसके बाद तरुण प्लस। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ टू 6.6% फ्रॉम 7.2। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक रिपोर्ट दी है नेम्ड एज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक करता है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। तो उन्होंने कहा कि जो 7.2% थी, हमने जो पहले बोला था जीडीपी ग्रोथ, वो हम कम करके बता रहे हैं कि अब 6.6% होगी इन दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2026 to 27, राइट। अब वो कह रहे हैं, सो द रीजन बीइंग, वो बोल रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, कि आपको पता है जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी जो ईरान, यूएसए और इजराइल वाला जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से हमारे एनर्जी प्राइसेस काफी हाई हो गए हैं। हम इंडिया एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, जहाँ पे ऑयल और गैस का हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है। सेकंड है, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो डाउन चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। थर्ड, हमारी जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड भी कम हो रही है, ड्यू टू दिस वॉर चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं। फोर्थ रीजन उन्होंने बताया कि और क्या रिस्क हो सकते हैं, मतलब इसकी वजह से हम बोल रहे हैं रेमिटेंसेस कम हुआ है, रूपी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, करंट अकाउंट डेफिसिट में है, और इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, और इन्फ्लेशन भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण वो कह रहे हैं कि हमने 7.2% से 6.6% पर रिवाइज कर दिया है। Moving on to the next news, that is the last news, that is monetary policy committee meeting, very important, 60th नंबर की मीटिंग थी, 8 से 6 अप्रैल 2026 में हुई है। इट इज मतलब एक साल में 6 बार होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम इसको, अगर हम एक साल की शुरुआत करते हैं तो अप्रैल से, अप्रैल के बाद
अप्रैल, देन मई छोड़ दीजिए, फिर जून, फिर जुलाई छोड़ दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो एक साल में 6 बार बैठते हैं टू सी कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए और हमारे जो की पॉलिसी रेट्स हैं वो क्या होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 जो आरबीआई से वो कौन है, सबसे पहले हमारे हैं गवर्नर, कौन है, संजय मल्होत्रा, सेकंड है पूनम गुप्ता एंड थर्ड इज इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, एंड 3 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राम सिंह, देन वी हैव, मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, सुगाता भट्टाचार्य एंड नगेश कुमार। ठीक है, तो ये 6 लोग हैं जो कि हमारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने की पॉलिसी रेट्स जो हैं, यानी जो हमारा रेपो रेट था हम उसको सेम ही रखेंगे, यानी कि हम एक न्यूट्रल स्टैंस को फॉलो कर रहे हैं। इवन ऑल्दो ये प्रिडिक्शन थी कि वॉर की सिचुएशंस को देखते हुए जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो माइट भी ये कट करेंगे, आई मीन माइट भी वो हो सकता है वो रेज करेंगे की रेपो रेट्स को। बट द रीजन जो हमने देखने को आया इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, दैट इज कि उन्होंने पॉलिसी रेट्स को सेम ही रखा है। पॉलिसी रेट क्या है, रेपो रेट को बोलते हैं। ठीक है, 5.25। अब इससे 0.25 जो होती है ज्यादा होती है, क्या होता है वो हमारा बैंक रेट या एमएसएफ, दोनों सेम ही होते हैं। एमएसएफ और बैंक रेट मतलब रेट सेम चलते हैं दोनों के, वो है 5.50। देन रेपो रेट हमारा हो गया 5.20 और इससे 0.25 बेसिस जो कम रहेगा, बेसिस पॉइंट्स वो होते हैं, वो हमारा हो जाता है, दैट इज वो हमारा हो जाएगा, दैट इज एसडीएफ, जो कि हमारा यूज होता है रिवर्स रेपो रेट की जगह पर, दैट इज 5%। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है हमारा, 3.35% है हमारा रिवर्स रेपो रेट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 0.25 का यहाँ गैप है, 0.25 का यहाँ गैप है, तो यानी 0.50 का गैप है ओवरऑल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या डिसाइड हुआ है। और जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रल स्टैंड से, यानी वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में है। ठीक है, देन रियल जीडीपी का जो प्रोजेक्शन किया है उन्होंने, वो कहा है कि 6.9% रहेगा फॉर द फिस्कल ईयर 27। फिस्कल ईयर 27 का मतलब क्या होता है, 2026 एंड 27, यानी जो लास्ट में लिखा हुआ है वो आता है ऐसे। और सीपीआई इन्फ्लेशन क्या उन्होंने एस्टिमेट किया, 4.6%। रिजर्व्स क्या थे, फॉरेन रिजर्व्स हमारे हैं, दैट इज 696 बिलियन डॉलर्स हैं अभी रिजर्व्स, ये बताया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अराउंड आप कह सकते हैं 700 बिलियन डॉलर्स अभी हमारे पास हैं। और अगर हम बात करें कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, एज पर सेक्शन 45ZL ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई को ये मीटिंग जो है उसके मिनट्स मतलब क्या बात हुई है उसका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट। जैसे कि मान लीजिए, इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ मिनट्स का मतलब, मान लीजिए हमारी से कोई स्कूल है या कॉलेज है, वहां पे कोई मीटिंग हुई, बाहर से लोग आए, ठीक है, उन्होंने जो भी बातचीत करी और जो भी डिसाइड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और उस मिनट्स को पब्लिश करना आफ्टर 14 डेज, दैट इज फोर्टनाइटली, इट इज कंपल्सरी एज पर दिस 40 सेक्शन 45ZL ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, तो इसी के अंडर बोला गया है कि आपको पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विद दिस आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।